हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आज हम डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो पूरी डिटेलिंग बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर्स, वो भी मैं साथ में समझाऊंगा, जिससे इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना चुटकियों का काम हो जाएगा। चलिए प्यारे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो प्यारे, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अगर ये आपने अटेंड नहीं किया है या इससे पहले वाले लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लेक्चर में ये बताएंगे, फिर अगले 2 लेक्चर्स में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको मैं समझाऊंगा इसी में आगे, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज की क्या ज़रूरत पड़ी उससे पहले जानना ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। प्यारे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में वन एलिमेंट टेक्स the place of another element in a compound is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब किसी एक जने को उसकी जगह से हटा देना। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, उसको उसके कंपाउंड में से हटा के, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले सर एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऐसे रिएक्शंस देखे होंगे, मैंने पहले भी समझाए हैं। जैसे प्यारे, अगर हम एक जिंक मेटल ले लें, जिंक मेटल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो जरा देखिए क्या होगा। रिएक्शन लिख रहे हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है प्यारे, तो सिंपली जिंक क्या करता है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसकी अपनी जगह से हटा देता है, धकेल देता है, इसको इसकी जगह से बेदखल करके सल्फेट के साथ आके खुद लग जाता है। तो जिंक जब सल्फेट के साथ लगेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग बैठ जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जिंक ने कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ पा रहे हो कि इन्हें डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होती है प्यारे, तो अगर यहाँ पे इस कंपाउंड्स के नीचे इनका नाम लिखने के साथ साथ अगर आप इनका कलर भी लिखते हैं, तो इससे ये इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। जैसे प्यारे, जो जिंक होता है ये ग्रेइश मेटल होता है, ग्रेइश वाइट मेटल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेइश वाइट आप लिख देंगे, ग्रे वाइट मेटल, जबकि कॉपर सल्फेट खुद एक्वस स्टेट में होता है, और इसका जो कलर होता है प्यारे, ये होता है आपका ब्लू सोल्यूशन होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी कॉपर के आयंस होंगे, यहाँ पे Cu2+ आयंस हैं और SO4 आयंस हैं, तो जहाँ पे भी Cu2+ के आयंस होंगे, Cu2+ के आयंस उस सोल्यूशन को ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो कॉपर बनेगा, कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा। और तांबा किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का तांबा होता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ में बर्तन यूज होते हैं इसके, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एसी वगैरह के जो पाइप्स होते हैं और भी कई जगह ये यहाँ पे कॉपर के पाइप्स का यूज किया जाता है, ठीक है प्यारे। तो देखिए इसमें ये इस तरीके से जो जिंक सल्फेट बन रहा है, ये खुद कलरलेस होता है,
इसका कोई कलर नहीं होता। तो पहले ब्लू कलर का यहाँ पे बीकर में हमने सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में ग्रे कलर का जिंक जब डाला तो इसमें जब डुबो देंगे तो आप देखिए ये जो सोल्यूशन है ये तो कलरलेस हो जाएगा, जबकि इस जिंक के मेटल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी। कॉपर जो बनेगी ये जिंक के ऊपर अटैच हो जाएगी। क्यों जिंक के ऊपर अटैच होगी? जब हमने सोल्यूशन में डाला है तो सोल्यूशन और जिंक प्लेट रिएक्ट करेंगे तो जिंक के सरफेस के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कॉपर भी वहीं पे बनेगी, जिसकी वजह से कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ के निकाल के दिखाया है कि देखिए ब्राउन कलर की कॉपर, हो सकता है स्लाइड में वो ब्राउन ना दिखाई दे रहा हो कलर की वजह से, लेकिन ये ब्राउन कलर की कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये पहला था आपका पहला रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए। कुछ 2-3 रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर असलियत खुलेगी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और आई जो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही है कि सर जी ये जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आपने ये बता तो दिया कि कॉपर उसकी जगह से हट जाता है, लेकिन सर आखिरकार ऐसा होता क्यों है? जिंक ने कॉपर को क्यों हटाया? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि वाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो अभी के लिए सिंपल सी बात आप याद रखिए, एक्चुअली जो जिंक होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। भैया जिंक ताकतवर है और ताकतवर चीज बेचारी कमजोर चीज को उसकी जगह से हटा देती है। ये कॉपर के साथ सल्फेट की जो बॉन्ड होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ये कमजोर होती है, ये यहाँ से हटा देती है, इस वजह से कॉपर हट जाती है और उसकी जगह जिंक आ जाता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, लेकिन अभी इसका खुलासा और डिटेल में आगे होगा। पहले एक दूसरी रिएक्शन पढ़ लीजिए। दूसरी रिएक्शन में बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे कॉपर, जैसे यहाँ पे जिंक को रिएक्ट करा था कॉपर सल्फेट से, ऐसे ही अब की बार रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट से। व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट तो क्या बनेगा? आप देखिए मैग्नीशियम के पीस को एक तरीके का रिबन की फॉर्म में भी होता है, स्ट्रिप भी होती है। अगर इसको कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बेटा मैग्नीशियम कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर हट जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जाके लग जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, जिस मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4, और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, ये Cu ऐसे बन जाता है। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखा आपने? फॉर्मूले लिख रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, कैसे लिख रहे हैं सर? हमें तो लग रहा था कॉपर सल्फेट का Cu2SO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का कहीं सर MgSO4 होल थ्राइस तो नहीं होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? 10 सेकंड के अंदर फॉर्मूला लिखना मैंने सिखाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, वो वाला लेक्चर आप अटेंड करिए और देखिए 10 सेकंड के अंदर आप अपने आप कैसे फॉर्मूले लिखने लगेंगे। नहीं अटेंड किया है तो जल्दी से अटेंड कर लीजिए। फिलहाल मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पे MgSO4, कॉपर सल्फेट का ये, सबके कलर लिखिए। मैग्नीशियम तो व्हाइट स्ट्रिप होती है, व्हाइट कलर का होता है, हल्का सा ग्रेइश होता है। कॉपर सल्फेट अभी मैंने बताया आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, एक्वस होता है, पानी में होता है, तो आप यहाँ पे AQ लिख देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस होता है प्यारे, कलरलेस होता है, पूरा लिखिएगा। और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई जिसमें Mg ने CO को उसकी जगह से हटा दिया। देखिए इस तरीके से रिएक्शन में दिखा रखा है। ब्लू कलर का टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन लिया, उसमें मैग्नीशियम डाला, कुछ देर के बाद स्लो प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये नहीं कि डालते ही एकदम प्रोडक्ट्स बन गए, स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देखिए ये सोल्यूशन हल्का हल्का कलरलेस हो चुका है और यहाँ पे ब्राउन कलर की कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे ये मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए प्यारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड इन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब की बार कॉपर को प्लेस किया है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे? सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, सल्फेट की होती है 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बन गया Na2SO4। Na2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए। बच्चे बोल रहे हैं सर कॉपर जो है सोडियम को हटा देगा और कॉपर सल्फेट के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट और बेचारा सोडियम अलग हो जाएगा।
आप सोच तो रहे थे जितना मैंने बताया उस हिसाब से तो आपने सही सोचा, लेकिन प्यारे ये रिएक्शन गलत लिख दिए आपने। यहाँ पे एक्चुअली ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये कंपाउंड्स नहीं बनेंगे क्या, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर आप कॉपर को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो कॉपर सोडियम सल्फेट में वैसे का वैसे ही बना रहेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। मींस कॉपर जो है सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जैसे पिछली रिएक्शन थी, पिछली रिएक्शन में मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया था तो मैग्नीशियम ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया था। क्यों हटा दिया होगा? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को उसकी जगह से हटा सकता है, तो ये रिएक्शन हुआ। लेकिन प्यारे यहाँ पे कॉपर सोडियम से लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। और जो बेचारा कमज़ोर है वो ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ को उसकी जगह से कैसे हटा देगा? नहीं हटा पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। बोले सर, अरे सर कभी हो रहा है रिएक्शन कभी नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है हटा दे रहा है, कम रिएक्टिव है नहीं हट रहा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? बेटा यही चीज़ है जो हमें पता चलती है किससे? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है जो हमें ये बता देती है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है ज़्यादा, कौन सा मेटल रिएक्टिव है कम, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव। रिलेटिव ऑर्डर में इस तरीके से लिखी जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स को अरेंज किया जाता है वर्टिकल ऑर्डर में इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसे ऊपर, जो कम रिएक्टिव है उसे नीचे, और कम रिएक्टिव नीचे, और कम रिएक्टिव नीचे। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स करी जाती है उसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या फिर सिंपली एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो नाम से पता चल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब जो रिएक्टिविटी बताए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो अगर ये टेबल आपके सामने लिखी हुई है तो आप अपने आप उस टेबल से देख के पहचान जाएंगे, जो ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे आ रहा है वो कम रिएक्टिव होगा। तो कोई रिएक्शन आएगी तो आप बता देंगे भैया ये इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लें, फिर से एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये आपके सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बताइए मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन है? जी हाँ, मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम और लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। बच्चे ये मैंने कुछ 10, 12, 15 मेटल्स ही लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो बहुत सारे हैं, अगर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में हम सिर्फ उतने ही मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते हैं जितनी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। बेटा पोटेशियम और ऊपर वाले दो में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उसे खुले में ऐसे रख दो ना तो उसमें आग लग जाती है। वो एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वगैरह कुछ ऐसा रिएक्शन बनाता है जिससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि उसमें आग लग जाती है। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि पानी में डाल दो तो पानी में भी वो जलने लगते हैं। ना उसे पानी में रख सकते हैं ना उसे हवा में रख सकते हैं। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर ऑलवेज कैप्ड अंडर केरोसिन ऑयल। नोट कर लो, ये इसकी खास बात होती है। बोलेंगे कौन से दो मेटल्स को केरोसिन के अंदर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे विल कैच फायर व्हेन प्लेस्ड इन एयर, एक्सपोज टू एयर, और व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो उसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है प्यारे। सबसे कम रिएक्टिव की बात करें
तो गोल्ड और प्लैटिनम में ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं, प्लैटिनम तो सबसे कम रिएक्टिव होता है कि इस पे कोई भी एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह भी डाल दो तो ये उससे रिएक्ट नहीं करता, इतना लीस्ट रिएक्टिव होता है। फिलहाल इसकी डिटेलिंग आगे मेटल्स नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, मेटलर्जी वगैरह, वहाँ डिटेलिंग है इनके रिएक्शंस के साथ। अभी आप सिर्फ यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। बोले अरे सर ये कैसे याद करें? तो बेटा ये याद करने का एक तरीका है बहुत आसान। मैं आपको एक नेमोनिक बता रहा हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बता रहा हूँ, अगर वो याद रख लेते हैं आप तो 1 मिनट के अंदर आप पूरी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज कॉपी में आप उतार सकते हैं। क्या है वो लाइन? लाइन आपको याद रखनी है, क्या पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, क्या पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जू बना सकता है लो ह्यूमिड कंट्री में मोर सेटिस्फैक्टरीली। याद कर लो लाइन, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरीली। अगर ये लाइन आपने याद कर ली तो ये पूरी की पूरी अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाएगी। टेबल कैसे? आप देखिए, पहले तो इनका सिंबल क्या है वो आप साइड में लिख लीजिएगा। पोटेशियम का K, सोडियम का Na, Ca, Mg वगैरह, लेड का होता है Pb, टिन का Sn है ना, आयरन का Fe आपको पता ही है, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, प्लैटिनम का Pt। लेकिन इसे याद कैसे रखें? तो आप देखिए, याद रखने के लिए आपको हमने बताया पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरीली। यहां तक आप ये लाइन याद करेंगे तो देखिए, पॉपुलर के P से पोटेशियम हो गया, सोडियम साइंटिस्ट के S से सोडियम, कैल्शियम कैन के C से कैल्शियम, मेक के M से मैग्नीशियम। ये पहला लेटर जो आ रहा है, पहला लेटर आपको एलिमेंट्स के पहले नाम के पहले अक्षर बता देगा तो आप पूरा एलिमेंट का नाम अपने आप बता सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर के P से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। सिल्वर तक तो हो जाएगा, 2 याद कर लो प्यारे, गोल्ड और प्लेटिनम, इतना तो कर लो ना, कर लो। गोल्ड और प्लेटिनम अलग से याद कर लो। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉपुलर का P है, इससे इस एलिमेंट के नाम का P आ रहा है, सिंबल नहीं आ रहा है। सिंबल तो उसका K है, तो इसकी ये जो सीरीज बताइए इससे इसके नाम याद करोगे, ना कि उनके सिंबल्स। कहीं ऐसा मत कर देना, बोले सर पॉपुलर के P से सबसे पहले आएगा P, अरे P से तो फास्फोरस होता है, P मत लिख देना, पोटेशियम लिखना जिसका सिंबल K होता है। समझ पा रहे हो? ऐसी साइंटिस्ट के S से बोले ये मत लिख देना सर इससे S आता है, अरे S से तो सल्फर होता है, सल्फर नहीं है, सोडियम है। नाम रखना है, नाम निकालना है S से, ना कि सिंबल लिखना है। इसके पहले लेटर से सिंबल नहीं लिखना है, नाम निकालना है। अब सिंबल क्या होगा वो एक अलग बात है। ठीक है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरीली। जल्दी से नोट कर लो, और ये डेफिनेशन आ गई है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बोले मेटल्स सर, अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हैं तो सर ये क्या है, इसको हाईलाइट कर रखा है ब्रैकेट में। अरे सर हाइड्रोजन काहे को जोड़ दिया यहाँ पे? सर हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है। सर नॉन मेटल कैसे रख दिया आपने? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोल रहे हो, फिर नॉन मेटल भी रखे हो। तो प्यारे, यहाँ हाइड्रोजन को रखने की एक खास वजह है, वो ये है, हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की है, लेकिन हाइड्रोजन में एक ऐसा गुण होता है जो बाकी सारे मेटल्स में भी पाया जाता है। मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वही एक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की भी होती है, उसी लिए यहाँ रखा गया है। लाइक ऑल अदर मेटल्स, जैसे और सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, बिल्कुल उसी तरीके से पॉजिटिव आयन जैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज कैप्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ metals। तो नोट कर लीजिए, why hydrogen is kept in reactivity series of metals although it is a non metal। तो why hydrogen is kept in the reactivity series of metal? Because like all other metals, hydrogen also loses electrons to form positive ions। That's why it is kept in reactivity series of मेटल्स। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, पॉज मारिए, नोट करिए, फिर हम वापस से आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ क्यों रखा है वो आप समझ गए हैं।
फिलहाल देखिए अभी बात आई कि चलिए अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो कैसे देखेंगे। सबसे पहले बात आई आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा? उसके लिए देखो ये आयरन क्या कॉपर से मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? अरे कॉपर तो काफी नीचे है, आयरन ऊपर है, तो ऑब्वियसली आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर में कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, कॉपर बेचारा अलग अकेला थकेला बैठ जाएगा और आयरन खुद सल्फेट SO4 के साथ आके अपनी वेकेशंस बनाएगा और बन जाएगा FeSO4। ठीक है कि नहीं है? कॉपर सल्फेट का कलर बताइए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का मैंने आपको बताया है ब्लू सोल्यूशन होता है। ठीक है, अभी इसकी डिटेलिंग सारे कलर्स की अभी फिर से करूंगा अगली स्क्रीन पे। अभी डायरेक्ट बताइए कि Cu प्लस FeSO4 क्या करेगा? क्या Cu Fe को हटा देगा? नहीं, अब की बार Cu जो है Cu Fe से लेस रिएक्टिव है, आप देख सकते हैं, तो Cu Fe को नहीं हटा पाएगा, यहां आप लिखोगे नो रिएक्शन। ऐसे ही Mg प्लस HCl में क्या MgH को हटा देगा? तो आप देखिए Mg यहाँ है, H यहाँ है, Mg तो ऊपर है, ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो MgH को हटा देगा, Cl के साथ जुड़ेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2 और MgCl2 बन जाएगा, कैसे बना? Mg का प्यारे होता है 2+ चार्ज और Cl का 1- क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया MgCl2 और हाइड्रोजन अलग होगा तो सिर्फ H नहीं लिखोगे, H अकेला कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन गैस बनती है जिसका फॉर्मूला H2 होता है, लेकिन यहाँ एक H, यहाँ 2H कहाँ से आ गए? उसके लिए बैलेंस करोगे, यहाँ 2H है तो यहाँ 2 लगा दोगे, 2 Cl है तो यहाँ 2 Cl, 1 Mg है तो यहाँ पे 1 Mg। ऐसे ही बताओ Fe क्या H को हटा देगा? Fe प्लस HCl में Fe क्या H को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा, Fe इज मोर रिएक्टिव तो बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ऐसे ही Zn प्लस Cl2, Zn प्लस CaCl2 में क्या Zn Ca को हटा पाएगा? क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है? लेट्स सी, जिंक CaCl2, Ca तो ऊपर है, Ca ऊपर है, Zn नीचे है, Zn तो लेस रिएक्टिव है, तो Zn लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो रिएक्शन। क्या बात समझे कि रिएक्टिविटी सीरीज का क्या फ़ायदा है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मेटल एक दूसरे मेटल को हटाएगा नहीं हटाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। एक्चुअली दूसरी तरीके की भी होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, वो कहीं आगे दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाई जिंक विल नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड, तो आप ये नहीं लिखना कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए, नहीं, ये लिखना कि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, दैट्स वाई जिंक विल इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। ये लिखना जिंक लेस रिएक्टिव है, ये नहीं लिखना कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। बात तो दोनों सही है, लेकिन लिखना क्या है? जो नहीं हटा पा रहा है वो क्यों नहीं हटा पा रहा है, तो उसके बारे में लिखेंगे कि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। यहाँ पे Cu इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ना कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, तो आ जाते हैं अपने कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स पे, ताकि दिमाग में बिल्कुल फिट हो ही जाए कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। अभी मैंने लिखा था, कलर नहीं बताया था। अब देखिए, अगर हम आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे तो पहली बात रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है, आप देखिए यहाँ पे आयरन और कॉपर, कॉपर के आयरन को हटाएगा? नहीं हटा पाएगा। ये हटा पाएगा? कॉपर हटा पाएगा? कॉपर को थोड़ी हटाना है, आयरन को हटाना है। क्या आयरन हटा देगा कॉपर को? जी हाँ, आयरन ऊपर है, कॉपर को हटा देगा, बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है प्यारे? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, आयरन, आयरन का खुद कलर, लोहा किस कलर का होता है? लोहे का कलर ब्राउन मत कह देना प्यारे, वो तो उस पर रस्ट लग जाती है, जंक लग जाती है, आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो ब्राउन रेड दिखाई देने लगता है। लेकिन एक्चुअली नया ताज़ा ऊपर बिना रस्ट लगा हुआ अगर आप लोहा देखें तो वो ग्रे कलर का मेटल होता है। आयरन इज
ग्रे इन कलर, ठीक है। तो ये इसको हटाएगा, इससे आयरन सल्फेट बनेगा। बेटा इसका कलर याद कर लीजिए, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, देखिए इसमें ई आ रहा है तो ग्रीन में भी ई आ रहा है, ऐसे याद कर लो, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर। और कॉपर को तांबा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये किस तरीके से दिखने में होगा, देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से ब्लू सोल्यूशन लेंगे, किस चीज़ का, आयरन, ब्लू कलर आयरन सल्फेट, इसमें आयरन की एक नेल डाल देंगे। ये आयरन की नेल जब अंदर इंसर्ट करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, रिएक्शन होगा, रिएक्शन से ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये आयरन सल्फेट बन जाएगा ग्रीन कलर का। और इसके ऊपर जो आयरन की नेल थी, इसके ऊपर जब कॉपर जमा हो जाएगा, कॉपर खुद ब्राउन कलर का होता है, तो इसके ऊपर कॉपर मेटल विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड नाइट्रेट इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। लेड नाइट्रेट नहीं, सॉरी, लेड मेटल को अगर हम प्लेस करेंगे, लेड मेटल यानी पीबी इज प्लेस्ड इन कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा प्यारे, कॉपर का सिंबल होता है Cu, क्लोराइड का Cl, तो Cu की वैलेंसी होती है 2+, इसकी 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये बन गया CuCl2 में अगर रखेंगे तो बताइए क्या PbCu को हटा पाएगा। लेड क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जी हाँ, लेड ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज जहाँ लिखी है एक बार देखिए कि वो ऊपर है कि नहीं, जी हाँ ऊपर है, ठीक है, तो वो ऊपर है, हटा देगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा और लेड क्लोराइड बन जाएगा, PbCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इसका कलर क्या होगा बेटा, इसमें भी कॉपर के आयंस होंगे Cu2+, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर को रख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। प्यारे क्या बनेगा, पहले देखो क्या कॉपर Ag को हटा देगा, क्या कॉपर मोर रिएक्टिव है, कॉपर तो काफी नीचे आता है, अरे लेकिन मरकरी नहीं, सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर तो और नीचे है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर जो है सिल्वर को हटा के कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा CuNO3 और Ag बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कलरलेस सोल्यूशन होता है, ये ऑब्वियसली कॉपर आयंस होने की वजह से ब्लू होगा, तो लिख लीजिए कलरलेस ब्लू। और कॉपर जो है खुद रेडिश ब्राउन कलर का होता है और सिल्वर तो वाइट कलर का होता ही है, ठीक है। जल्दी से नोट करते रहिए, बैलेंस नहीं है प्यारे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे NO3 के 2 हैं जबकि NO3 का एक ही है, तो 2 लगाइए, ऐसा करने से Ag 2 हो गए तो 2 Ag और ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई, ठीक है। जल्दी से कुछ एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, Na जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, अरे Na तो NaOH के साथ हो ही नहीं सकता, इधर भी Na इधर भी Na, लेट इसको Ca लिख देते हैं। तो बताइए Ca जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या Ca Na को हटा देगा, नहीं, Ca इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो Ca इसको नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगली क्या बात आई, बोल रहे हैं Cl2 + Ki, Cl2 जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे यही होता है बेटा, Cl जो है I को हटा देता है, जैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है ऐसी नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। Cl इसमें से Ki में से I हटा देगा और बन जाएगा KCl, Cl इसके साथ आ जाएगा और बेचारा I अलग हो जाएगा, लेकिन अकेला I नहीं होता, I2 होता है, तो आयोडीन अलग हो जाएगी। बैलेंस करिएगा तो 2Cl 2Cl 2K 2K 2I पूरे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात आई CuO + Mg। अभी देखिए Mg या CuO में से Cu हटा देगा, देखिए क्या Mg ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, ऑब्वियसली Mg बहुत ऊपर होता है और Cu नीचे होता है, तो Mg CuO में से Cu को फेंक देगा, बन जाएगा Mg खुद O के साथ जाके चिपकेगा और Cu अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, क्या एल्यूमिनियम Fe2O3 में से Fe को हटा देगा, क्या Al Fe को हटा देगा, बिल्कुल, Al इज मोर रिएक्टिव, तो Al जो है Fe2O3 में से Fe को जब हटाएगा तो Al O के साथ आके लगेगा, बनेगा Al एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है और Fe अलग हो जाएगा। अब यहाँ Fe2 मत लिख देना,
आयरन जो होता है वो खुद मोनो एटॉमिक होता है, उसको Fe लिखते हैं, वो बात अलग है। 2 Fe हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखोगे, बाकी 2 Al हैं तो यहाँ 2 Al लिखोगे, 3 O हैं 3 O, ये इस तरीके से बैलेंस हो गई। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है प्यारे, तो ये आपका आज का सेशन था, जिसमें मुझे लगता है छोटा सा सेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे कई चैप्टर्स में 10th क्लास में क्या आगे भी आपका यूज़ आएगा। फिलहाल अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, चीज़ें दिमाग में बैठी हैं और आपको समझ में आया है, तो जल्दी से एक लाइक बटन दबा दीजिए। फिलहाल मिलेंगे हम किसी अगले लेक्चर में। आपको जब तक के लिए मेहनत करते रहिए और मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।